स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में बच्चों, जहां पर हम लोग पूरी की पूरी समरी को समझने वाले हैं फ्रॉम द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। तो चलिए जल्दी से इस पूरे के पूरे चैप्टर को थोड़ा सा जो है डिटेल में नहीं बल्कि एक समराइज्ड फॉर्म में समझते हैं कि हमने क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है और समझा है। बच्चों बेसिकली इस चैप्टर के अंदर बात करी जाती है हमारी इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में कि किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करके हम लोग पैसा कमाते हैं वो डिवाइडेड है। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोगों ने 3 सेक्टर्स में बांटा है एक्टिविटी के बेसिस पर। वो 3 सेक्टर्स है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जब हम इन तीनों ही सेक्टर्स को समझते हैं तो हमें यह पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर वो सारी की सारी जॉब्स आती हैं, वो सारा का सारा काम आता है जो कि नेचर को एक्सप्लॉइट करके किया जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किया जाता है, जैसे कि खेती बाड़ी करना, माइनिंग करना, फिशिंग करना। तो ये सारी चीजों में आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। फिर जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करके इंडस्ट्रियल वर्क के थ्रू किसी और चीज में कन्वर्ट कर देते हो, जैसे कि अगर आप चीनी से चॉकलेट बना रहे हैं, अगर आप एक तरीके से हम बोल सकते हैं कॉटन से, रॉ कॉटन से कॉटन का कपड़ा बना रहे हैं, या फिर टमाटर से टमेटो केचप बना रहे हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जहां पर आप उनका फॉर्म बदल रहे हो मशीनों के थ्रू, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के थ्रू। और ये सारी एक्टिविटीज आपकी आएंगी सेकेंडरी सेक्टर में, विच इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी सेक्टर। फिर आता है टर्शरी सेक्टर जहां पर कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जितनी भी एक्टिविटीज लोग परफॉर्म करते हैं लेकिन जहां पर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एक लॉयर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, टीचर है, या फिर एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में कोई काम कर रहा है, या फिर हो सकता है कि स्टोरेज फैसिलिटी या बैंकिंग फैसिलिटी। तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं आपके टर्शरी सेक्टर में। टर्शरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, यहां पर बात आती है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स, यानी कि तीनों ही सेक्टर्स के अंदर किस तरीके से कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कितने वैल्यू जो है उसके प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं। तो हम ना यहाँ पर एक्चुअल नंबर्स को ऐड नहीं करते, एक एक प्रोडक्ट को गिनेंगे नहीं कि क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। सिंपली हम चीजों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू का मतलब है कि हमें बस इतना पता लगाना है कि प्राइमरी सेक्टर में कितने वैल्यू का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, कि 5 करोड़ का हो रहा है, 10 करोड़ का। तो सिर्फ वैल्यू को एनालाइज करना है। पर वैल्यू भी कौन सी हम लेंगे? वैल्यू भी हम लेंगे सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। नाउ व्हाट आर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज? बच्चे फाइनल गुड्स होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि ये चश्मा मैंने खरीद लिया, ठीक है, डायरेक्ट, तो ये फाइनल गुड हो गया। मेरे पास जो लैपटॉप है वो फाइनल गुड हो गया, घड़ी फाइनल गुड हो गई जो खरीद लिया है, ठीक है। इंटरमीडिएट होता है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करा जाता है, जिसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जैसे कि अगर आप एक बिस्किट बनाने के लिए आटे का यूज कर रहे हो, चीनी का यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो आटे और चीनी की वैल्यू है वो ऑलरेडी उस बिस्किट की वैल्यू में शामिल है। तो बिस्किट आपका फाइनल गुड है जो आपने खरीदा, उसी वैल्यू में आटे और चीनी की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उस आटे और चीनी की वैल्यू इंक्लूड नहीं करी जाएगी। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है, सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करा जाएगा। अब सारी की सारी वैल्यू को जब आप इंक्लूड करोगे तो आपको 1 साल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर ने करा होगा उससे आपको पता चलेगा कि दिस इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। तो ऐसे करके आप तीनों सेक्टर्स की टोटल वैल्यू निकाल लोगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करके। उसके बाद जब तीनों ही सेक्टर्स के फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकलेंगे और उसको जब आप पूरा इकट्ठा करके जमा कर दोगे, सम ऑफ प्रोडक्शन जब आप कर दोगे, कि आपको जब पता चलता है कि भाई प्राइमरी में 1 करोड़ हो रहा है, ठीक है, आपको ये बात पता चली कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर 1 करोड़ की प्रोडक्शन हो गई है, ओके। प्राइमरी सेक्टर में 1 करोड़ की प्रोडक्शन हो गई, सेकेंडरी सेक्टर में सपोज 2 करोड़ की हो गई, टर्शरी सेक्टर में 3 करोड़ की प्रोडक्शन हो गई। तो आप इन तीनों को ही ऐड कर दोगे 3, 4, 5, 6, तो आपको पता चलेगा कि जो 6 करोड़ है दैट इज द इंटायर अमाउंट ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, जिसको हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी आपको ये बताता है कि आपकी सारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एक देश में प्रोड्यूस हुई है विद इन द कंट्री, उसकी वैल्यू देता है। और इससे ये भी पता चलता है कि देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। जीडीपी को कैलकुलेट करने का टास्क है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के पास। ये जो है बाकी स्टेट्स की भी मदद ले लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं।
उसके बाद बात आती है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स की, कि किस तरीके से ऐतिहासिक रूप से जो इंपॉर्टेंस है सेक्टर्स की उसमें एक बदलाव आया है। हमने यहाँ पर ये देखा है कि इनिशियल स्टेज पे सारी की सारी कंट्रीज के अंदर प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, मैक्सिमम लोग भी वहीं पे काम किया करते थे। लेकिन जब मशीनें आने लगती है, फैक्ट्रीज आने लगती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता है, तो प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस कम होती है और बहुत से लोग शिफ्ट होकर सेकेंडरी सेक्टर में जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जब टर्शरी सेक्टर आता है तो फिर लोग फिर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी से टर्शरी में पहुंच जाते हैं और मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आज टर्शरी सेक्टर में ही हो रहा है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है बच्चों। इंडिया के अंदर क्या सिनेरियो है, चलिए देखते हैं। तो इंडिया के अंदर अगर हम जीडीपी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी के टुवर्ड्स हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो दे रहा है। अब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर क्यों दे रहा है और ये जो राइजिंग इंपॉर्टेंस है टर्शरी सेक्टर की, इसके पीछे रीजंस क्या है? तो दीज आर द रीजंस। सबसे पहली चीज है बच्चों की जितनी भी बेसिक सर्विसेज है, चाहे वो आपके स्कूल है, चाहे कॉलेजेस है, चाहे अस्पताल है, चाहे पुलिस स्टेशन है, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कुछ भी है, ठीक है, सारी बेसिक सर्विसेज की जरूरत हर जगह पर होती है और सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है टर्शरी सेक्टर। सेकंड रीजन इज डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जितना ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी डेवलप होते जाएंगे उतनी ही ज्यादा सर्विसेज की जरूरत पड़ती जाएगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, स्टोरेज हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, तभी टर्शरी सेक्टर भी उनके साथ साथ ग्रो करेगा। तीसरी चीज है राइज इन इनकम लेवल्स। जितनी ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा लोग लग्जूरियस सर्विसेज को अफोर्ड करेंगे, जैसे टूरिज्म, बाहर जाके खाना खाना, मूवी देखना, घूमना, ये सारी चीजें। उसी के साथ न्यू सर्विसेज की इमर्जेंस, आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो नई नई सर्विसेज के आने की वजह से भी टर्शरी सेक्टर में काफी ज्यादा बूम हमें देखने को मिला है। तो इन सभी रीजन की वजह से एक राइजिंग इंपॉर्टेंस टर्शरी सेक्टर की हमें देखने को मिली और टर्शरी सेक्टर इसी वजह से सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी की टुवर्ड्स दे रहा है। बट वहीं पे बच्चा पार्टी एक और चीज यहां पर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, एक इनइक्वालिटी भी रहती है टर्शरी सेक्टर में। एक ही पार्ट है टर्शरी सेक्टर का जो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, जहां पे हाईली स्किल्ड एजुकेटेड लोग काम करते हैं, वहीं पे दूसरी जगह पर जो स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स, ट्रांसपोर्ट पर्सन्स होते हैं, वो लोग बहुत ही मीगर इनकम, बहुत ही कम इनकम अर्न कर पाते हैं। एंड टर्शरी सेक्टर का एक हिस्सा ही आगे बढ़ रहा है, बाकी दूसरा हिस्सा अभी भी सर्वाइव करने के लिए भी तरस रहा है। वहीं पर अगर बात करी जाती है कि अगर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर कर रहा है तो दैट मींस कि मैम सबसे ज्यादा लोग भी टर्शरी सेक्टर के अंदर ही काम करते होंगे, बट ऐसा नहीं है बच्चों। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश के अंदर आज भी सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, जबकि प्राइमरी सेक्टर बिल्कुल भी जीडीपी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, जहां पर आपको दिख तो रहा है कि लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग बट दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल। एंड क्योंकि वो अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करके काम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से बच्चों वहां पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं हो पा रही है। तभी यहां पर लक्ष्मी का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। एग्जाम्पल जो है लक्ष्मी का दिया जाता है कि लक्ष्मी के फार्म पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उतने लोगों की जरूरत नहीं है। अगर कुछ लोगों को बाहर भी निकाल दिया जाएगा तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं प्रोडक्शन में। इसलिए बोला जाता है बच्चों कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइक द बिगेस्ट वी कैन से अ ड्रॉबैक ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, जिसकी वजह से यहां पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी जनरेट नहीं हो पा रही है। सो वी नीड टू क्रिएट मोर एंड मोर जॉब्स। हमें जो है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जरूरत है। इस वजह से बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे। तो या तो हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को और बेहतर बना सकते हैं। जो फार्मर्स है जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है उनको चीप इंटरेस्ट रेट पे लोन दो, ताकि वो इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करके अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। या फिर अगर उन्हें कोई भी काम भी चालू करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, उसके लिए भी बैंक लोन्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही में फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, HYV सीड्स के लिए चीप रेट पे लोन की जरूरत पड़ेगी। प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज फैसिलिटीज की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर इंप्रूव हो सकता है। साथ ही में छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज है सेमी रूरल एरियाज में उनको लोकेट करो, दाल मिल, हनी कलेक्शन सेंटर्स जैसे, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हें और भी काम मिल सके। एंड उसी के साथ हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, इन सब में एक बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनको एक्सपैंड अगर हम करेंगे तो वी कैन प्रोवाइड जॉब्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, चलिए, तो यहां तक हमने ये चीजें जो है पढ़ ली हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर के बारे में। तीनों सेक्टर्स को देख लिया। उसके बाद देख लिया कि कैसे हम उनको कंपेयर करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही इंक्लूड करा जाता है। फिर जीडीपी की बात भी कर ली, फिर हिस्टोरिकल चेंज की बात भी कर ली कि कैसे जो है इंपॉर्टेंस लेवल में चेंज आया है। उसके बाद राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर की बात करी इन रीजंस की वजह से, एंड कहां पे सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, बट दिक्कत है प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए बच्चों, इसके आगे आते हैं और गवर्नमेंट की एक और कोशिश की बात करते हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि कैसे
एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करा जा सकता है, तो दैट इज थ्रू द मनरेगा एक्ट ऑफ 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 100 दिन का गारंटीड रोजगार इस एक्ट के तहत दिया जाता है, और अगर किसी को गवर्नमेंट काम नहीं दे पाती है तो बच्चों उसकी जगह पर 100 दिन की जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है वो उस व्यक्ति को दे दी जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और भी तरीके से सेक्टर्स को डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, जॉब कंडीशन के बेसिस पर। तो वहां पर दो टाइप के सेक्टर्स हैं, एक है ऑर्गेनाइज्ड, एक है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो हो गया जहां पर बच्चों गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करा जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड वो हो गया जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं माने जाते। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स होते हैं, आपको पूरा अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है ना, फिर आप जॉब पे जाते हो, रेगुलर जॉब होती है, एम्प्लॉइज को एश्योर्ड वर्क मिलता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, अगर ज्यादा काम करोगे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स से तो ओवर टाइम का भी पैसा मिलेगा, पेड लीव्स होती है, मैटरनिटी लीव्स होती है, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी, ग्रेट्युइटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड विद जॉब सिक्योरिटी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं माने जाते, वहां पे स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल के बिल्कुल बाहर है। यहाँ पे नौकरियां लो पेड भी है, रेगुलर भी नहीं है, कभी भी आपको एम्प्लॉयमेंट से निकाला जा सकता है, काम धंधे से निकाला जा सकता है, तो फिक्स नहीं है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, साथ ही में पैसा कम मिल रहा है, काम ज्यादा कराया जा रहा है, कभी भी आप लीव बिना किसी रीजन के अगर लोगे तो पैसा नहीं मिलेगा उस दिन का, सिंपल सी चीज है। साथ ही में कोई भी बेनिफिट आपके पास अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से बच्चों एक नीड आती है कि हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो है एक तरीके से सजेशंस दिए जाते हैं कि हाउ कैन वी इंप्रूव देयर कंडीशन। तो गवर्नमेंट को मिनिमम वर्किंग आवर्स, वेजेस को फिक्स कर देना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की हेल्प करनी चाहिए, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करके, बेसिक सर्विसेज जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड, ये सारी की सारी जो चीजें हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हुए वर्कर्स, उनकी फैमिलीज है, उनको प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। उसके बाद एक और तरीका है जिससे कि सेक्टर्स को डिवाइड करा जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि ओन कौन कर रहा है। पब्लिक सेक्टर में बच्चों ओनरशिप सरकार के पास होती है, सरकार ही सारे एसेट्स को ओन करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मोटिव है पब्लिक वेलफेयर, जनहित में काम करती है सरकार, प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती। वहीं पे जो प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज ये एसेट्स ओन करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पे मोटिव है सिर्फ प्रॉफिट कमाना, जनता का हित नहीं देखना। ओके, वो मोटिव नहीं है, मोटिव है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, उसी के साथ बच्चों जो गवर्नमेंट है उसकी डेफिनेटली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू और अपनी इंडस्ट्रीज के थ्रू पैसा रेज करता है, हैवी स्पेंडिंग उनको करनी पड़ती है, ताकि ये देखने के लिए कि जितनी भी सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं, वो देश में रहते हुए हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति तक पहुंचानी जानी चाहिए। कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट करती है और प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट करती है, उसी के साथ एक तरीके से एमएसपी के थ्रू फार्मर्स की हेल्प करती है, फिर गोडाउन्स में बफर स्टॉक में खाना स्टोर करती है, फिर राशन शॉप्स के थ्रू लोगों को सब्सिडाइज रेट्स में खाना प्रोवाइड करती है। तो जनता का भी हित करती है, फार्मर्स का भी हित करती है। गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बहुत सी एक्टिविटीज है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की, मतलब बेसिक हेल्थ केयर, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो इन सब पे गवर्नमेंट को पैसा खर्चना पड़ता है। बहुत से ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द पुअर, फूड, न्यूट्रिशन, टेकिंग केयर ऑफ पुअरेस्ट, मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो गवर्नमेंट को बच्चों देखो हर किसी का हित तो करना ही है, स्पेशली उन लोगों का हित करना है जो कि समाज का सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ